इंडिया न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच जनजातीय समुदाय के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में क्या खास कहा और इससे वनवासी समाज के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शरद चौहान जी। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना लोकसभा 2024 चुनाव का जो संकल्प पत्र माननीय पंतप्रधान जी द्वारा प्रकाशित किया है, उसमें विभिन्न स्तर पर या विभिन्न लोगों के लिए, भारत के लगभग सभी सेगमेंट के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अपने संकल्प पत्र में कहा है। विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास, इसके तहत उन्होंने जो समाज के अति पिछड़े या जिनको हम एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, और जहाँ तक विकास की कोई पहुँची नहीं है, तो वहाँ तक जाने का उन्होंने प्रयास किया, अपने संकल्प पत्र में कहा है। इसमें एक ऐसे है कि जैसे हम देखते हैं कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है, इसी को 2 साल से जनजाति गौरव दिवस के नाते मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। वनवासी कल्याण आश्रम हो, जनजाति सुरक्षा मंच हो, जनजाति समाज में काम करने विभिन्न लोगों ने ये जो जनजाति समाज जो है, लगभग पूरे देश भर में 8 करोड़ के ऊपर हमारा जनजाति समाज है, उसका एक गौरव दिवस होना चाहिए, ये मांग लेकर लगातार हमने प्रयास किए थे। 2 साल पहले माननीय मोदी जी ने 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, वह जनजाति गौरव दिन के लिए मनाया है। इस अभी घोषणा पत्र में अगले साल यानी 2025 भगवान बिरसा मुंडा का जन्म है 1875 15 नवंबर, तो ऐसे 150 साल पूरे हो रहे उनकी जयंती के निमित्त, तो पूरा जनजाति वर्ष मनाने का संकल्प भाजपा के संकल्प पत्र में है। साथ ही और एक जो विशेष रूप से बात ध्यान में आती है, जिसका जिक्र लगातार हम करें कि वनवासी की, जनजाति, आदिवासी, ट्राइबल की अपनी एक संस्कृति परंपरा है और इस संस्कृति परंपरा का संरक्षण होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 342 संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों की व्याख्या करते समय और 5वीं या 6ठी अनुसूची के अंदर जब हम बात करते हैं, तो जनजाति कौन, इसके अंदर यही बात आती है कि जो अपनी रूढ़ी परंपरा संस्कृति का जतन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान, उनके लिए सभी सुविधा हमारे संविधान ने दिए हुए। तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि ऐसे परंपरा संस्कृति का हम गौरव करेंगे और साथ में उसका सुरक्षा रक्षा प्रदान करेंगे, संवर्धन करेंगे। तो मुझे लगते हैं अभी हाल ही में अगर बात जो जनजातियों को लेकर बातचीत चल रही है, जो चर्चा चल रही है, तो क्या ये एक चुनावी मुद्दा है? क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। चुनावी मुद्दा तो नहीं हो सकता है, एक उसका भाग हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद उस संकल्प पत्र में भी ये भी कहा गया है कि जिन्होंने अपनी स्वाधीनता मिलाने के लिए, यानी 1757 से लेकर जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, प्लासी की लड़ाई हुई, तो वहाँ से लेकर हम देखते हैं 1947 तक, तो स्वाधीनता मिलाने के लिए भी जनजाति समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे लगभग पूरे भारत के अंदर ऐसे वीर, ऐसे जनजाति समाज हुआ कि जिन्होंने अपना पूरा बलिदान दिया इस स्वाधीनता के लिए। तो संकल्प पत्र में ये भी बात कही गई है कि ऐसे जो जनजाति वीरों ने, उनका जो गौरव है, उन्होंने जो अपनी बलिदान दिया है, उसका भी गौरव इस माध्यम से किया जाएगा। उसी लिए नए नए संग्रहालय बनाए जाएंगे। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये कोई चुनावी मुद्दा है, क्योंकि गत 10 साल का अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या भाई पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी या फिर ट्राइबल डिपार्टमेंट हो, इन्होंने जनजातियों के लिए बहुत सी सुविधा दी हुई है और उसी का जिक्र लगभग इस संकल्प पत्र में हमको दिखाई देता है। दूसरी बात ऐसे है कि लगभग अभी ये जो बात श्रीमान राहुल गांधी ने बहुत समय में कही है कि ये हम आदिवासी कहते हैं, वनवासी नहीं है, वनवासी कहकर इनकी सब ज़मीन जंगल हड़पने का प्रयास करते हैं। मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब संविधान की निर्मित हुई थी 1948 से लेकर 1958, तो इस पर भी चर्चा हुई। तब जयपाल मुंडा जो इस विषय को लेकर आगे बढ़े थे, उनका कहना था कि हम आदिवासी है, हमारा कोई धर्म नहीं है। मगर संविधान की चर्चा में माननीय डॉक्टर
परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उसी समय संविधान चर्चा के समय ही कहा था कि इस देश में कोई बाहर से आए हुए नहीं, सभी आदिवासी है, सभी इसी मूल निवासी है। और इसीलिए से जो आदिवासी शब्द दिया जाता है, जो आज कह रहे हैं कि आदिवासी शब्द बहुत बड़ा गौरवपूर्ण है, मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये अंग्रेज़ों ने दिया हुआ शब्द है। जिनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जनजाति समाज रहा, जिन्होंने संघर्ष किया, उनको परास्त नहीं करने के कारण उनके लिए उन्होंने, आप गुनहगार है, आप डकैती है, आप इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आपने संघर्ष किया है, बगावत की है, तो उनको दिया हुआ है आदिवासी शब्द था, एक दूसरे से गाली है। मगर वो ही तो संविधान निर्माताओं ने उस समय बहुत ही समझकर आदिवासी शब्द न लेते हुए मांग यही थी कि हमें आदिवासी ही कहा जाए, मगर संविधान में जो अभी शब्द है वो जनजाति शब्द है। इसीलिए, और हम देखते हैं कि हमारे साहित्य के अंदर हो, रामायण हो, महाभारत हो, सभी वन जो निवासी है, जल, जंगल, ज़मीन, जो हम कहते हैं पशु, ये सभी वन में ही रहते थे। और हमारे ऋषि मुनि भी वन में रहते थे। वहीं पर ही हमारा जो सनातन ज्ञान है वहीं पर विकसित हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वनवासी ये शब्द गौरवपूर्ण है, जनजातीय संविधानिक शब्द है, और जैसे आदिवासी ट्राइबल जो है यह अंग्रेज़ों ने दिया हुआ शब्द है, उसको कतई उपयोग नहीं करना चाहिए। हम बात करें कि जनजातीय समुदायों के लिए, तो जनजाति सुरक्षा मंच किस तरह से काम कर रहा है और आगे क्या रहेगा इन सब चीज़ों को लेकर? जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से जनजाति क्षेत्र में काम कर रहा है। हम देखते हैं कि जो 2011 की जनगणना जो थी, उसमें लगभग 8.5 करोड़ के ऊपर पूरे जनजाति समाज भारत के अंदर रहता है। और ऐसे जो क्षेत्र है, यानी केरल से लेकर अभी लद्दाख, कश्मीर हो, अंडमान निकोबार हो, यहाँ लक्षद्वीप हो, वहाँ पूर्वांचल के सभी क्षेत्र हो, 5वीं और 6ठी सूची के अनुसार ये सभी लोग रहते हैं। और इसी सभी क्षेत्र में जनजाति सुरक्षा मंच का काम विशेष रूप से चलता है। हमने एक ही मांग ली है, जो जनजाति समाज के लिए जो संविधान ने सुविधा दी हुई है, जो सरकार ने विविध प्रकल्प बनाए हैं, विविध योजनाएं बनाई है, वो ओरिजिनल जो जनजाति जिनकी डेफिनेशन आर्टिकल 342 में कही गई है, उस जनजाति को मिलना चाहिए, ना कि जो धर्मांतरित होकर दोहरा लाभ ले रहे हैं, यानी माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं। हमें कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बने या मुसलमान बने और उसकी के तहत, क्रिश्चियन और मुसलमान के तहत माइनॉरिटी की कोई सुविधा ले, इसके हमें कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। मगर जनजाति होकर भी जनजाति परंपरा, रूढ़ी, संस्कृति तोड़कर वो कोई नए धर्म में जाते हैं, नए पंथ में जाते हैं, नई उपासना पद्धति लेते हैं, तो उनको कतई यह जो संविधान ने जो दी हुई सुविधा जो है, जिसके तहत मूल जनजाति इसके हकदार है, उनको ही मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसको लेकर हमने 2009 में, ये अभी आंदोलन अभी का नहीं है, तो 2009 में हमने इस विषय को लेकर उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति जो प्रतिभादेवी पाटिल थी, उनको 28 लाख सिग्नेचर कि ये कानून बने, इसमें सुधार हो, इस दृष्टि से हमने उस समय ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमने फिर एक बार 2020 में माननीय पंतप्रधान जी, राष्ट्रपति को लगभग 288 जिलों के अंदर जो जनजाति बहुल है, वहाँ पर हमने निवेदन दिए थे, उनके नाम से ज्ञापन दिया था। अभी 221 जिलों में हमने जिला स्तर की रैली की है, 20 प्रांतों में हमने प्रांत स्तरीय रैली की है, जिसमें हम देखते हैं कि तमिलनाडु में भी सेलम में हमने भर तूफान में, यानी तूफान के कहर में हमने रैली की थी। जनजाति समाज की पहली रैली हो कि जो सरकार के प्रतिरोध होने के बाद भी वहाँ से निकली और महिलाओं ने बहुत जोर शोर कर उसके अंदर भाग लिया। तो मुझे लगता है कि उस रैली के कारण भी आज जो हम देखते हैं तमिलनाडु और या दक्षिण के क्षेत्र में एक परिवर्तन का माहौल बन रहा है, तो उसकी शुरुआत भी जनजाति सुरक्षा मंच के ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम से हुई है। हमारा ये मानना है कि अभी गांव-गांव से पोस्ट कार्ड के माध्यम से, या फिर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाते समय सभी लोगों से आह्वान किया था, उन्होंने एक फ़ोन दिया था, उसके ऊपर अपनी बात बतानी थी, उस माध्यम से भी देश भर से बहुत लोगों ने इस विषय को लेकर, जनजाति सुरक्षा मंच की इस मांग को, जनजाति की मांग को लेकर अपने मत वहाँ पर रजिस्टर किए। अपने पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी एक अभियान चल रहा है, रैली के माध्यम से भी अभियान चल रहा है, विभिन्न स्तर पर यह अभियान अभी चल रहा है। हमारी मांग यही है
कि अनुच्छेद 342 में सुधार हो और जिस प्रकार 341 में कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है उसके आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसी प्रकार जनजाति जो धर्मांतरित होता है उसे आरक्षण की सुविधा न मिलनी चाहिए। साथ में ही अनुसूचित जनजाति से उसका नाम निष्कासित किया होना चाहिए, उसका नाम हटाया जाना चाहिए। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं संकल्प पत्र की भाजपा के, तो संकल्प पत्र में ऐसा क्या खास चर्चा की गई है, किस तरह से उस चीज़ को डिफाइन किया गया है, खासकर जनजातीय समुदायों को लेकर? मैंने जैसे कि 150 वर्ष जो भगवान बिरसा मुंडा का है वो वर्ष उन्होंने जनजाति गौरव वर्ष के नाते मनाने के लिए कहा है, हम मनाएंगे ऐसे बताया है। दूसरी बात ऐसे है कि जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनका गौरव सब जगह पर करेंगे, ये बात है। जो जनजाति क्षेत्र में आज जिसको कुपोषण कहते हैं या फिर एक बीमारी होती है जिसमें पाँव और हाथ सब अकड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से आर्थिक और आरोग्य की सुविधा पहुंचाएंगे ऐसे उन्होंने कहा है। महिलाओं के लिए बारे में कुछ सोचा है, जो कुछ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए पंतप्रधान सूरज एक योजना बनी हुई है, उसके तहत ऐसे लोगों को कर्ज दिया जाएगा, उनको आगे आने के लिए एक संधि मिलेगी। साथ में ऐसे सभी जिला के अंदर जो सुविधाएं अभी बनी हुई है वो जिला स्तर पर एक समिति बनाएगी जिसमें एससी का प्रतिनिधि हो, एसटी का प्रतिनिधि हो, ओबीसी का प्रतिनिधि हो, तो उनके लिए प्रतिनिधित्व अधिक स्तर पर हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हो और ये जो सुविधा है वो वही समिति ढूंढते हुए वहाँ तक लेकर जाए, इसके बारे में प्रयास किया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है जो उन्होंने कहा है कि जनजाति का जो गौरव है, संस्कृति है, उस परंपरा को भी हम अक्षुण्ण रखेंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध है, उसका संवर्धन करना, उसका संरक्षण करना, इसके लिए प्रतिबद्ध कहा है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये जो ऐसे विभिन्न बातें उन्होंने कही है, जैसे वंदन केंद्र है, वन उपज है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर विषय है, तो ऐसे छोटे मोटे सभी प्रकार के दृष्टि से उन्होंने सोचा हुआ है। और जनजाति ना तो ऐसे जो पिछड़े जो है, और एक जो है कि भारत के अंदर 700 के ऊपर जनजाति है, उसमें से 75 जनजाति जो है वो 18 स्टेट में है, वो अति पिछड़े हैं, जिनको पीवीटीजी कहते हैं, यानी अति पिछड़े हैं। तो ये पीवीटीजी को भी बढ़ावा मिले, उनका भी स्तर ऊंचा हो, वो भी सभी के साथ है, इसके लिए भी संकल्प पत्र में विशेष रूप से विचार किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम भारतीय जनता पार्टी या सरकार करते आई है उसी को उन्होंने दोहराया है और वो आगे चलकर भी वो करेंगे, ये हमारा विश्वास है।